हेलो स्टूडेंट, मैं कीर्ति अवस्थी, डाइट लेक्चरर गणेशपुर बाराबंकी से। देखिए, आज हम लोग एडवर्ड टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत की थ्योरी पढ़ेंगे। देखिए, इस समय जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, नई थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इसको कॉन्सेप्ट सही समझ लिया जाए तो हमें लगता है कि हमें आसानी होगी किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम को जो है क्रैक करने में। अच्छा देखिए, टॉलमैन ने चिन्ह अधिगम या साइन थ्योरी नाम दिया है और यह थ्योरी कब दी है? 1932 में। इन्होंने इस थ्योरी में स्पष्ट कहा है कि व्यक्ति की जितनी भी क्रियाएं हैं वह क्रियाएं उद्देश्यपूर्ण होती हैं, यानी निरुद्देश्य किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं होती। देखिए, अगर जो है थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक ने क्या कहा था कि बिल्ली निरर्थक निरुद्देश्य जो है इधर उधर उछलने कूदने लगी, जिसमें से सही क्रिया हो गई और फिर उस सही क्रिया को सीख लिया गया। लेकिन टॉलमैन ने इसके जस्ट विपरीत थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि यदि पिंजरे के बाहर उद्दीपक स्वरूप मछली नहीं होती तो बिल्ली किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करती, यानी कि किसी उद्दीपक से उसे संकेत प्राप्त हो रहा था और उसका उद्देश्य था बाहर निकल के भोजन को प्राप्त कर लेना, इसीलिए उसने क्रियाएं की। तो देखिए, जो है एडवर्ड टॉलमैन ने अधिगम में क्या बताया है महत्वपूर्ण? पहली चीज कि सीखना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है ना। इन्होंने कहा एकदम स्पष्ट शब्दों में कि निरुद्देश्य सीखना हो ही नहीं सकता। यदि हम सीखना चाहते हैं तो हम विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करेंगे, क्रियाएं करेंगे, लेकिन यदि हमारे जो है सीखने के पीछे या किसी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं होगा तो व्यक्ति उस समय आराम करेगा, ना कि विभिन्न प्रकार की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं करेगा। दूसरी चीज़ इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बताई। इन्होंने कहा सीखने में पुरस्कार, दंड, अनुबंधन एक प्रतीक के रूप में होते हैं, लेकिन ये कार्य नहीं करा सकते। लेकिन ये अनिवार्यता कार्य नहीं करा सकते। अब देखिए, इसको क्या कह रहा है? कह रहा है सीखने में जो भी पुरस्कार होगा, दंड होगा, अनुबंधन होगा, यह एक प्रतीक, चिन्ह या साइन के रूप में यूज किया जाएगा, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है कि इस प्रतीक के माध्यम से जो है व्यक्ति कार्य करने ही लग जाए, या पुरस्कार या दंड उसे मार्ग के चयन में सहायता करेगा। एकदम सिंपल सा उदाहरण आपको देते हैं। देखिए, हेलमेट ना पहनने पर 1000 रुपये का फाइन है, तो ये क्या है? एक प्रकार का दंड है। लेकिन क्या इस दंड के फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति हेलमेट पहन के जाता है? नहीं जाता ना, क्योंकि यह एक प्रतीक के रूप में है। व्यक्ति को मार्ग चुनने में आसानी तो करा सकता है ये, कि अगर इस कार्य को करेंगे तो दंड मिल सकता है, इस कार्य को करेंगे तो पुरस्कार मिल सकता है, लेकिन अनिवार्यता ये कार्य करने लगे, यह संभव नहीं है ना। तो दो चीज़ें इन्होंने महत्वपूर्ण बताई। तीसरा इन्होंने कहा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रतीक या संकेत या चिन्ह, है ना, लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। देखिए,
पहला बता दिया, सीखना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, यानी कि सीखना तभी संभव होगा जबकि उद्देश्य निर्धारित हो और स्पष्ट भी हो। दूसरी बात इन्होंने कहा, सीखने में पुरस्कार, दंड और अनुबंधन एक प्रतीक के रूप में होंगे जो कि हमें सही मार्ग चुनने में सहायता करेंगे। तीसरी बात, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रतीकों का उपयोग होगा, यानी प्रतीक के माध्यम से हम सही उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो इनकी थ्योरी मुख्यतः उद्देश्य के ऊपर थी। देखिए, और किसी ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि सीखना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। यह सिर्फ और सिर्फ टॉलमैन की थ्योरी में ही बताया गया है। देखिए, इस थ्योरी में जो है एडवर्ड टॉलमैन के थ्योरी के कई अन्य नाम भी हैं, तो इन नामों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसको साइन थ्योरी भी कहते हैं, है ना। अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, इस नाम से कई बार पूछा गया है। देखिए, अव्यक्त क्यों है? क्योंकि यह किसी भाषा का ना होकर के संकेत को बताता है, तो इसलिए इसे अव्यक्त सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे सीटेट के एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया कि जो है शिक्षक के आते ही कक्षा में जो है एकदम शांति हो गई, तो यह किस प्रकार की थ्योरी को चिन्हित करता है, और उसमें अव्यक्त अधिगम सिद्धांत भी जो है ऑप्शन में था, है ना। तो इस प्रकार से अव्यक्त, क्योंकि एक प्रकार का संकेत हुआ ना, तो इस संकेत का माध्यम से जैसे थोड़े बच्चे जो है जिसकी नज़र पड़ती गई सब शांत होते चले गए, यानी जो है फिर सबको समझ आ गया कि अब क्लास प्रारंभ होने वाली है, तो यह क्या है, एक मानसिक संकेत है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है प्रतीक अधिगम सिद्धांत। देखिए, प्रतीक या संकेत अधिगम के नाम से भी कई बार ये पूछा गया है, तो ये 3 नाम तो वेरी इंपॉर्टेंट है जो आज तक कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नीचे के ये जो नाम है ये कभी नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि आजकल नए नाम ज़्यादा जो है लेकर के पूछे जाते हैं। तो देखिए, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। चिन्ह पूर्णाकार क्यों कहा गया? क्योंकि किसी भी चीज़ को एक साथ ना हो करके उसमें कई सारे संकेतों के द्वारा उस चीज़ को सीखने में मदद मिलती है। जैसे कि ये कह सकते हैं कि जो है आप जब रास्ते में निकलते हैं तो सिग्नल देखते हैं, रेड ब्लू, है ना। जब आपका रेड कलर का सिग्नल होगा तो संकेत क्या मिला कि अभी रुक जाना है, ग्रीन सिग्नल आते ही हमें चलना है। इसी प्रकार से दाएं और बाएं का जो है एरो होता है वो कुछ बताता है, अगर क्रॉसिंग आ गई तो उसका भी एरो है। तो एक संकेत ना होकर के कई सारे संकेतों का उपयोग करके आप रास्ते को पार करते हैं, यही बताएगा चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, है ना। फिर अगला है संभावना का सिद्धांत। अच्छा, संभावना का सिद्धांत क्या बताता है? देखिए, सेम यही नाम है, अधिगम के सिद्धांत की ही बात की जा रही है, कोई अलग अलग थ्योरी नहीं दी है, इसी थ्योरी के नाम को ही अलग अलग नामों से व्यक्त किया गया है। लेकिन क्यों ये नाम पड़ा इसको मैं स्पष्ट कर रही हूँ। तो संभावना का सिद्धांत इसलिए कहा गया क्योंकि टॉलमैन ने पहली लाइन में कहा था कि सीखना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, और जैसा हमारा उद्देश्य स्पष्ट होता है उसी हिसाब से हमारे सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, टॉलमैन ने अपने ही शब्दों में एक उदाहरण दिया है कि कई सारे बच्चे किसी एक विषय के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ सफल भी होते हैं और कुछ असफल होते हैं। ऐसा क्यों है? तो देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि उद्देश्य स्पष्ट होंगे। उद्देश्य कैसे स्पष्ट होंगे? जब हम उस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रतीकों का उपयोग करेंगे। प्रतीक कौन कौन से? दंड, पुरस्कार और अनुबंधन। अब इन दंड, पुरस्कार और अनुबंधन के माध्यम से हमें सही मार्ग को चुनने में सहायता होगी। जैसे आपका एक विषय, मान लीजिए 5 विषय से सीटेट हो रहा है, एक विषय आपका बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश, ये 2-3 हैं ऐसे जो आपके बहुत अच्छे तैयार हो रहे हैं। 1 या 2 ऐसा है जो कि आपका तैयार नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए कि इस समय का उपयोग उस विषय को और अच्छे से पढ़ने में लगाना चाहिए। जो इसका उपयोग करेगा वह निश्चित तौर से सफल हो जाएगा। जो इस समय का उपयोग नहीं करेगा उसमें संभावना है वो सफल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार से कि सभी बच्चे सफल होंगे या सभी बच्चे उस विषय को सीख लेंगे ये ज़रूरी नहीं है। कुछ बच्चे सीख भी जाएंगे और कुछ नहीं भी सीखेंगे। इसी को बताया है संभावना का सिद्धांत।
संप्रयोजन व्यवहार का सिद्धांत। संप्रयोजन क्या है? देखिए स्पष्ट कहा है कि अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है और उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हम विभिन्न क्रियाएं करते हैं जो उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता करें। फिर उद्देश्यवाद और संकेतवाद का सिद्धांत आप समझ ही रहे हैं, उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं ही होती हैं और साथ में उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न संकेतों का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे नाम इन्होंने अपनी थ्योरी को दिए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इनकी थ्योरी क्या कहती है? देखिए इन्होंने थ्योरी में क्या किया, पहला तो जानते हैं कि इन्होंने प्रयोग किस पे किया, चूहे पे किया और बंदर पे किया। ठीक, देखिए आपने अखबार वगैरह में देखी होगी, एक ऐसे भूल भुलैया सी बनी होती है। इस भूल भुलैया में एक जगह भोजन रखा होता है ना? देखिए, और प्रयोग किस पे किया है? चूहे पे। ठीक, तो इन्होंने दो तरह के चूहे का प्रयोग किया। एक ग्रुप ए है जिसमें कि सफ़ेद चूहे हैं, सफ़ेद चूहा, और ग्रुप बी है जो कि काले चूहे हैं। अब पहली बार में इन्होंने सफ़ेद चूहों को इस जो है भूल भुलैया में छोड़ा और इन्होंने पाया कि जब भोजन रख करके इनको केबिन में निकाला जो है छोड़ा गया, तो इन सफ़ेद चूहों ने 15 मिनट में इस भूल भुलैया को पार कर लिया। अब इन्होंने क्या किया कि उपयोग के लिए काले रंग के चूहों को इस भूल भुलैया में छोड़ा, लेकिन यहाँ से उद्देश्य को गायब कर दिया, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी भोजन उपस्थित नहीं था। अब ये काले चूहे चूँकि जो है भोजन की स्मेल आ रही थी, तो सफ़ेद चूहे तो फटाक से ढूंढ लिए, लेकिन किसी प्रकार का कोई उद्देश्य, कोई उद्दीपक नहीं था, तो क्रियाएं बहुत धीमी गति से हुई। मन आया तो किया गया, नहीं तो निरुद्देश्य क्रियाएं होती रहीं। तो ऐसे में चूहों को भूल भुलैया से निकलने में 1 घंटे 50 मिनट का समय लगा। अब देखिए, लगभग 2 घंटे 15 मिनट का समय था, लेकिन उसी चीज़ को प्राप्त करने में इन चूहों को लगभग 2 घंटे के आसपास का समय लगा। फिर क्या किया टॉलमैन ने कि इन्हीं चूहों को, काले चूहों को फिर से रखा और इस बार उसने जो है रोटी का टुकड़ा यानी भोजन को रख दिया। अब भोजन की स्मेल से ये चूहे मात्र दोबारा की कोशिश में 10 मिनट में इस भूल भुलैया को क्रॉस कर गए। फिर से तिबारा इन्हीं चूहों को फिर से भेजा और साथ में इस रोटी के ऊपर बटर भी लगा दिया। अब की बार चूहों ने सिर्फ 7 मिनट में ही भूल भुलैया को क्रॉस कर लिया। यानी जब उद्देश्य स्पष्ट हो, प्रतीक हमारे जो है साथ में कार्य कर रहे हों, तो क्या होगा कि हमारा जो भी ये जो है उद्देश्य है जिसके लिए हम क्रियाएं कर रहे हैं, वह अधिगम निश्चित तौर से हो जाएगा, है ना? तो एक तो इनका निष्कर्ष ये निकला कि निरुद्देश्य क्रियाएं नहीं होती हैं, किसी न किसी उद्देश्य के कारण क्रियाएं होती हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण इन्होंने क्या बताया कि वह क्रियाएं अव्यक्त रहती हैं जिसमें किसी भी प्रकार के मोटिव या प्रतीक का जो है उपयोग ना किया गया हो। अगर उपयोग नहीं किया जाएगा तो क्या हो जाएगा कि वह क्रियाएं अव्यक्त रह जाएंगी। देखिए, टॉलमैन की जो थ्योरी है, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखिए, सीखने का अर्थ, सीखने के अर्थ को इन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक सीखना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है और प्रत्येक क्रियाएं उद्देश्यपूर्ण होती हैं। यही तो अर्थ स्पष्ट किया था। दूसरा बताया एकीकृत बनाम आणविक, यानी कहा कि पूरी प्रक्रिया को एक साथ ना सीख करके, आणविक मतलब खंड खंड, तो अगर पूरी प्रक्रिया को एक साथ ना सीख करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाए और फिर उसको जो है सीखा जाए, तो वह अधिक स्थायी और लंबे समय तक रहता है। जैसे कि अगर बाल विकास को आप कहें कि आप एक साथ पढ़ करके ख़त्म कर दीजिए,
तो क्या होगा कि कम समझ में आएगा और लगेगा कि रफली पढ़ा गया। लेकिन अगर एक एक थ्योरी को अच्छे से आप हर एक का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो क्या होगा कि एक समय बाद आपको लगेगा कि इस विषय में आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, क्योंकि ये सारा कुछ समझा जा चुका है। तो वही है कि एकीकृत मतलब इकट्ठे ना कर करके उसको खंड खंड में विभाजित करके किया जाए। स्थान बनाम अनुक्रिया, इन्होंने कहा कि सीखना उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, तो जहाँ पर हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो रही होगी उस स्थान को व्यक्ति खोज लेता है और उसके परस्पर अनुक्रियाएं करने लग जाता है। देखिए आप जो है सीटेट या यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप अनुकूल, आपका उद्देश्य जैसे ही स्पष्ट होगा आप अनुकूल स्थान ढूंढ लेंगे कि किन किन स्थानों से हमें कौन कौन सा मैटर मिलने वाला है, कितना मुझे किताब से पढ़ना है, कितना मुझे गाइड से पढ़ना है, या कितना मुझे सेल्फ नोट से पढ़ना है, कितना हाई स्कूल इंटर की बुक से पढ़ना है। तो ये क्या है कि स्थान की खोज कर ली जाती है और उसके लिए आप अनुक्रियाएँ करने लग जाते हो। पुरस्कार प्रत्याशा, इन्होंने सीखने में महत्वपूर्ण बताया है कि यदि सीखने के साथ किसी प्रकार का पुरस्कार भी जुड़ा हो, जैसे कि अगर आपको ये कन्फर्म हो जाए कि अक्टूबर में आपको जो है शिक्षक अध्यापक भर्ती परीक्षाएं मिलने वाली हैं, तब आप क्या करेंगे, जी जान लगा करके यूपी टेट या सी टेट को क्वालिफाइंग करने के लिए अभी से जुट जाएंगे। ये ह्यूमन नेचर है। पुरस्कार प्रत्याशा मतलब पुरस्कार की लालसा। अगर किसी प्रकार का पुरस्कार हमारे किसी उद्देश्य के साथ जोड़ दिया जाता है तो हम उसको डबल ट्रिपल एनर्जी से करने लग जाते हैं। इसके बजाय अगर किसी में पुरस्कार लुप्त हो, पुरस्कार नहीं हो, तब क्या होता है कि मतलब कार्य तो होता है लेकिन फिर उतने जो है प्रत्याशा के साथ नहीं होता है, उतनी एनर्जी के साथ नहीं होता है। तो पुरस्कार प्रत्याशा जिस भी उद्देश्य के साथ जोड़ी जाएगी वह क्रिया और अधिगम हमारा स्थायी होगा और डबल ट्रिपल जो है पावर के साथ होगा। अच्छा, फिर इन्होंने कहा है लुप्त अधिगम। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, नोट करिएगा। लुप्त अधिगम की जो संकल्पना है वो टॉलमैन ने दी है। इन्होंने कहा है कि जिन जो है अधिगम के फलस्वरूप हमें किसी प्रकार का पुरस्कार या किसी प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन दिखाई नहीं देता तो वह अधिगम धीरे धीरे लुप्त होता चला जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी विषय को बहुत अच्छे से पढ़े थे, आपने उसका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार किया, आपने प्रोजेक्ट सबमिट किया, लेकिन शिक्षक के द्वारा किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। दोबारा जब इसी टाइप का प्रोजेक्ट मिलेगा तो आपका उतना मन नहीं लगेगा क्योंकि कोई प्रतिक्रिया हुई ही नहीं। तो ये क्या है, लुप्त अधिगम। जिन चीज़ों का हम उपयोग नहीं करते हैं या जिन चीज़ों के फलस्वरूप हमें किसी प्रकार का पुरस्कार प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है, फिर वह धीरे धीरे करके लुप्त होती चली जाती हैं। तो यह था टॉलमैन का सिद्धांत। देखिए टॉलमैन ने कहा है कि जितना कुछ भी सीखना है, उद्देश्यपूर्ण अनुक्रियाएं हैं, यह सब क्या है, एक मानसिक संरचना है। इन्होंने कहा है कि सीखना एक संज्ञानात्मक मानसिक संरचना के तहत होता है जिसमें प्रतीकों या चिन्हों का उपयोग किया जाता है। टॉलमैन ने अपने ही शब्दों में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। कहा है कि एक कुत्ता अपने मालिक की आवाज़ को सुन करके दौड़ता हुआ चला आता है क्योंकि उसे लगता है कि मालिक की आवाज़ के आने के साथ साथ उसे कुछ खाने के लिए भोजन मिलेगा या बाहर टहलने जाने को मिलेगा। तो यहाँ पर कोई निरुद्देश्य क्रिया नहीं हो रही है, एक सोची समझी जान करके की गई प्रक्रिया है जिसमें उद्देश्य भी निहित है और साथ ही साथ संकेत को संज्ञान से जोड़ा गया है ना। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।